शुरुआत अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और पार्टी सदर जेपी नड्डा से वो मुलाकात करने वाले हैं। इम्कान यही है कि होली से कबल योगी आदित्यनाथ वज़ारत आला के ओहदे का हलफ लेंगे। और सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी विनीत झा। विनीत, इतनी बड़ी जीत के बाद दूसरी बार यहां पर जो योगी आदित्यनाथ है उनके इस दिल्ली दौरे के काफी मायने निकाले जा रहे हैं। होली से पहले ही तरह तरह के रंग जो हैं वो बिखरे दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात चाहेंगे। आज ही ना निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जो है लगभग 11:30 बजे जो है वो हिंडन एयरबेस पर पहुंचेगा और उसके बाद लगभग 12:15 बजे के लगभग जो है वो आज जो है वो दिल्ली पे पहुंचेंगे। जो उत्तर प्रदेश सदन है वहां पर पहुंचेंगे। मैं एक बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा कि एक बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है यूपी में। जिस तरह से 37 साल बाद हम देख रहे हैं कि दूसरी बार कोई लगातार मुख्यमंत्री बना है, तो बड़ी जीत हासिल की है और इसी कारण वो केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमें जानकारी मिल रही है हिना, उसके अनुसार अभी केंद्रीय मंत्री जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ वो मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को जो है वो शिष्टाचार भरे मुलाकात में कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो जश्न में जो जीत हासिल की है वह बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में, उसके बाद ये शिष्टाचार मुलाकात की जाएगी। इसके साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम आज ही बताया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनका मुलाकात का कार्यक्रम जो है वो भी तय है। हालांकि अभी तक समय की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। एक बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर इन सभी शीर्ष नेताओं को जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित करेंगे। उन्हें आमंत्रण देंगे कि सभी नेता जो है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, उन्हें आमंत्रित करेंगे। साथ ही साथ मंत्रिमंडल के आकार पर भी चर्चा में की जा सकती है कि आखिरकार मंत्रिमंडल में जो योगी 2 है उसमें किन मंत्रियों को शामिल किया जाए हिना, इसको लेकर के भी चर्चा में हो सकती है, क्योंकि डिप्टी सीएम के पद को लेकर के चर्चा हो सकती है, अन्य मंत्रियों को लेकर के चर्चा हो सकती है। तो बड़ी बैठकें जो है, बड़ी बैठकों का सिलसिला जो है अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा। जी बिल्कुल। तो योगी आदित्यनाथ का आज का जो ये दिल्ली दौरा है ये काफी अहम रहने वाला है और इस पर लगातार हमारी भी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। पंजाब में अक्सरियत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है और इस माहौल में आज अमृतसर में आम आदमी पार्टी की जीत का जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुस्तकबिल के वज़ीर आला भगवंत मान शिरकत करेंगे। यही नहीं, पार्टी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पद यात्रा भी निकाल रही है। पार्टी अब हिमाचल में भी इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारियों में है। दिल्ली से शिमला तक आम आदमी पार्टी का जोश और खरोश साफ दिखाई दे रहा है और इसकी बुनियाद पंजाब में मिली जबरदस्त जीत है, अक्सरियत है। इसी अक्सरियत के लिए आज पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल खुद भी पंजाब के अवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए अमृतसर पहुंच रहे हैं। बिहार के बोचाहा असेंबली सीट पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान कर दिया है। 12 अप्रैल को पोलिंग होना है, 16 अप्रैल को नताइज का ऐलान किया जाएगा। पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 24 मार्च है। 17 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पर्चा नामजदगी को वापस लेने की 28 मार्च मुकर्रर की गई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल 24 नवंबर को मुसाफिर पासवान के इंतकाल के बाद यहाँ इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है। विधान परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी सारी सीटों की घोषणा कर दी है। 12 सीटों की घोषणा हुई है, जिसमें 6 चेहरों को टिकट काटा गया है और नए चेहरों को दिया गया है। सरन से जो उम्मीदवार थे सच्चिदानंद राय जो एमएलसी थे, उनका भी टिकट कटा है और इसे लेकर के बीजेपी में नाराजगी है। हमारे साथ उनके पुत्र जो हैं वो पहुंचे हैं यहाँ पे। देखिए, बीजेपी में इस बार कई टिकटें कटी है। आपके पिता सच्चिदानंद राय का भी टिकट कटा है, उसको लेकर के क्या
देखिए, टिकट जो कटा है वो विश्वासघात हुआ एक तरीके से, बिकॉज अगर टिकट नहीं देना था तो ये बात पार्टी पहले भी उनको बुलाकर आमने सामने ये बात समझा सकती थी। 5 महीने से क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, हमारे जितने मित्र हैं वो भी साथ में लगे हुए हैं, तो मीडिया के थ्रू ये न्यूज़ मिलना, ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से हो रहा है। ये एक तरीके का अपमान हुआ है, तो वही है, आप समझ ही सकते हैं क्षेत्र में जितने मित्र हैं सब लोग नाखुश हैं, परिवार नाखुश है। सीटिंग सीट थी और उसके बाद ये टिकट कटा है, अब आगे क्या, अब मैदान में उतरेंगे? उतरना बिल्कुल चाहिए, और मैं अगर खुद आया हूं तो आज पहला फ्लाइट लेके मैं आया हूं, मैं इसी काम के लिए आया हूं कि मैं पापा से ये बात करना चाहूँगा कि वो लड़े। अगर बीजेपी अपना चेंज नहीं करेगी अप्रोच, अगर उनको नहीं देगी टिकट, तो फाइनली निर्दलीय लड़े। अगर वो नहीं लड़ेंगे तो परिवार से मैं लड़ूंगा, तो लेकिन लड़ना ज़रूर है। 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस लीडरान ने पार्टी के मौक़िफ़ को मुस्तहकम करने के लिए अपनी कोशिशों का आगाज कर दिया है। दिल्ली में मजलिस आमला की जानिब से मीटिंग मुनक़्क़िद की जा रही है। सुबह 10:30 बजे पार्टी का लाएअमल तरतीब देने वाली कमेटी की अहम मीटिंग होना है। शाम 4 बजे AICC दफ्तर पर पार्टी के लीडरान का इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। इम्कान है कि 5 रियासतों में पार्टी की हार की वजूहात का पता लगाने और पार्टी के मौक़िफ़ को मजबूत करने के लिए गौर खौज किया जाएगा। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रवि सिसोदिया। रवि, कांग्रेस में अब आत्ममंथन जारी है, बेहद अहम इस मीटिंग को तस्वुर किया जा रहा है, क्या कुछ अहम रहने वाला है, इसके ताल्लुक से जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए बैठक शुरू हो गई है। इस वक्त मैं 10 जनपद के बाहर ही खड़ा हूं और अभी मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे जो संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल और साथ ही साथ जो सांसद हैं आनंद शर्मा, ये तमाम जो लीडर्स हैं वो मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। अभी जो बैठक 10 जनपद पर होने वाली उस बैठक में संसद में कांग्रेस की कार्यनीति होगी, इस पर चर्चा होगी। दूसरी एक अहम बैठक करीब 4 बजे होगी AICC मुख्यालय में, जिसमें जिस तरह से कांग्रेस की 5 राज्यों में जिस तरह से हार हुई विधानसभा चुनाव में, उस पर मंथन किया जाएगा कि आखिर उस पर क्या जवाबदेही, क्या जिम्मेदारी तय की जाए। सबसे अहम बैठक अभी की बैठक हुई, उस बैठक में एक और चीज जो सबसे अहम निकल कर सामने आ रही है कि जिस तरह से हार हुई है चुनाव में 5 राज्यों की, उसके बाद पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी होगी संसद के अंदर, क्योंकि पिछली बार जब संसद का सत्र चल रहा था उस दौरान TMC इनके साथ नहीं आ रही थी, इनके साथ आने को तैयार नहीं हो रही थी। अभी जिस तरह से प्रदर्शन हुआ उसमें आम आदमी पार्टी का काफी शानदार प्रदर्शन पंजाब में रहा, तो ऐसे में क्या कांग्रेस सभी विपक्षी दलों को अपने साथ लेकर चलेगी, क्या आम आदमी पार्टी को अपने साथ लेकर चलेगी, TMC को अपने साथ लेकर चलेगी, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। उसी को लेकर एक बड़ी रणनीतिक बैठक जो कि कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजिक ग्रुप है उनकी मीटिंग अभी चल रही है, उस मीटिंग में इस पर चर्चा की जाएगी और देर शाम एक बैठक बुलाई गई है जिसमें 5 राज्यों में जो चुनाव में हार हुई कांग्रेस से, उस पर मंथन किया जाएगा। जी रवि, तो इस अहम मीटिंग पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और मौजूदा अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज मुंबई पुलिस की साइबर यूनिट मालाबार हिल पर फडणवीस के सरकारी बंगले पर पहुंचकर उनका बयान रिकॉर्ड करेगी। वाज़ेह है कि यह मामला 1 साल पुराना है, जब मार्च 2021 में फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महकमा पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग पर सवालात उठा दिए थे। इल्जाम है कि ठीक उसी दिन फडणवीस ने मरकजी हुकूमत के दाखिला सेक्रेटरी से मुलाकात की थी और पुलिस ट्रांसफर के हवाले से कुछ राज भरे दस्तावेजात दाखिला सेक्रेटरी के हवाले किए थे। इसके बाद 2 दिन के अंदर मुंबई पुलिस ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ सीक्रेसी एक्ट के खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया। तो काफी अहम रहने वाला है महाराष्ट्र के लिए भी आज का दिन, जहां साबिक वज़ीर आला और मौजूदा अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बताएं कि आज मुंबई पुलिस की साइबर यूनिट मालाबार हिल पर फडणवीस के सरकारी बंगले पर पहुंचकर उनका बयान रिकॉर्ड करेगी। 1 साल पहले की बात है जब मार्च 2021 में फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महकमा पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग पर सवालात उठाए थे। इल्जाम है कि ठीक उसी दिन फडणवीस ने मरकजी हुकूमत के दाखिला सेक्रेटरी से मुलाकात की थी और पुलिस ट्रांसफर के हवाले से कुछ राज भरे दस्तावेजात दाखिला सेक्रेटरी के हवाले किए थे। इसके बाद 2 दिन के अंदर मुंबई पुलिस ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ सीक्रेसी एक्ट की खिलाफवर्जी का मुकदमा दर्ज किया।
सीधे हम रुख करेंगे हमारे साथी सर्वेश तिवारी का, मुंबई में मौजूद है वो। सर्वेश, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? कितना अहम रहने वाला है आज का दिन देवेंद्र फडणवीस के लिए? हिना जी, सबसे पहले मैं न्यूज 18 के दर्शकों को देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र विपक्ष के नेता हैं, ये उनका सरकारी बंगला है, देखते हैं जहाँ पे देवेंद्र फडणवीस लिखा हुआ है। पुलिस की तमाम गाड़ियाँ सुबह 7 बजे से पहुँच चुकी हैं। तमाम जवान पुलिस के देख सकते हैं किस तरह से दर्जन भर से ज़्यादा सीनियर पीआई, तकरीबन 4 से 5 जो हैं एसीपी, जो यहाँ के एक एक्स्ट्रा डीसीपी को बुलाया गया है, जिनकी छुट्टी रद्द की गई है, उन्हें यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए भेजा गया है। कुल मिलाजुलाकर ये पूरा मामला साल 2021 मार्च से शुरुआत हुई थी इसकी। देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस के पोस्टिंग को लेकर जितनी ट्रांसफ़र के मामले थे उसको लेकर एक खरीद फरोख्त के भ्रष्टाचार की बात कही थी और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्यूमेंट भी पेश किए गए थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने साफ ये भी कहा था कि उस मामले की जांच जब से यहाँ की महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे की 3 दलों की सरकार बनी है, उसको लेकर जो डॉक्यूमेंट उनके पास थे, उन्होंने कहा था कि इस बारे में केंद्रीय गृह सचिव को भी सूचना देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने गृह सचिव को भी सूचना दी, जिसके बाद मामला सीबीआई तक पहुँचा। लेकिन सीक्रेट डॉक्यूमेंट जिस तरह से केंद्रीय गृह सचिव के पास पहुँचा एक विपक्ष के नेता के जरिए, अब मुंबई पुलिस की साइबर यूनिट का सवाल यह है कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आखिरकार उनके पास से आया कहाँ से। और इसी बात को लेकर मुंबई पुलिस लगातार उनको नोटिस भेज रही थी, कई बार नोटिस भेजी। हालांकि एक बार नोटिस के जवाब में उन्होंने एक बंद लिफाफे में अपना जवाब भी भेजा कि जल्द ही इस मामले में मैं खुद जवाब दूंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसी मामले में सीबीआई को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह हो, राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख हो, उनसे पूछताछ कर चुकी है। लेकिन अब जिस तरह से साइबर यूनिट, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति का पूरा उपक्रम चल रहा है पिछले 2 सालों से, अब देवेंद्र फडणवीस से सर्वेश आपसे जानना चाहेंगे किस वक्त तक पहुंचने की उम्मीद है वहां पर बयान दर्ज करने के लिए, इसकी कोई जानकारी? जिस तरह से हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, ठीक 11 बजे करीब मुंबई पुलिस की जो साइबर यूनिट है, यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 जो अधिकारी हैं वो पहुँचेंगे और जो सवालों के जवाब वो विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस से चाहती है, उन सवालों के जवाब के लिए यहाँ पर उनकी टीम पहुँचेगी। तकरीबन 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से बिल्कुल सर्वेश, तो बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, चलो लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक सड़क हादसे में 4 अफराद की मौत हो गई। गोरावरम नेशनल हाईवे पर यह हादसा पेश आया। हैदराबाद से जंगारेड्डी जा रही एक कार हादसे में 6 में से 4 अफराद मौके पर ही फौत हो गए। बहलवकीन में एक 6 महीने का बच्चा भी शामिल है। बाकी लोगों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। गाजियाबाद के थाना खोड़ा इलाके के राजीव नगर में एक खातून ने इस्मत रेजी का इल्जाम लगाया। खातून के मुताबिक कुछ नौजवानों ने उसको अगवा किया, एक फ्लैट पर ले गए। खातून ने बताया कि छत से छलांग लगाकर किसी तरह उसने अपनी जान बचाई और दूसरों को बाखबर किया। खातून ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। 28 वर्षीय महिला है जिनके द्वारा सूचना दी गई कि संडे बाजार के पास से बाइक पे लड़कों द्वारा इन्हें अपनी बाइक पे बैठा लिया गया। वहाँ से किसी फ्लैट पे ले गए। वहाँ वो उनके 2 और साथी थे, उनको देखकर ये उनके चंगुल से कूदकर भाग गई। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में थाना खोड़ा में अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन कर अनावरण के प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर में क्रिकेट खेल का बॉल लगने का मामला इतना तूल पकड़ गया
कि फैजान मंसूरी नाम के एक 17 साला नौजवान का ही कत्ल कर दिया गया। हालात की नज़ाकत को देखते हुए मौके वारदात पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। अब तक पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कत्ल मामले में शामिल 5वें शख्स की तलाश की जा रही है। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने पुरनम आंखों से शिरकत की और फैजान मंसूरी के कातिलों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। बिहार में इंटर इम्तिहानात के नताइज के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इम्कान है कि 17 मार्च तक नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। रियासती सतह पर इंटर में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले तलबा के नामों की तनकीह का काम कल से शुरू किया जाएगा। एक बार फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में जुट गया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि 17 मार्च तक इंटर का रिजल्ट जारी हो जाएगा, यानी परीक्षार्थियों का भी इंतजार अब खत्म होने वाला है। और देख सकते हैं कि जो रिजल्ट की तैयारी है किस तरह से चल रही है। शाम का समय है और शाम में भी यानी कहा जा रहा है कि 24/7 जो है यहाँ पर जो कर्मी है वो काम में जुटे हुए हैं। जरा आपको हम दिखा दें कि देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में जो बोर्ड के कर्मी है वो अंदर प्रवेश भी कर रहे हैं और जो एक्टिविटी है वो तेज हो गई है, क्योंकि कल से ही योजना तैयार की गई है कि रिजल्ट की तैयारी जो है यहाँ पर तेजी से की जाएगी और होली से पहले जो परीक्षार्थी हैं उनको जश्न मनाने का मौका दिया जाएगा। तो बता दें आपको कि पिछला रिकॉर्ड जो 26 मार्च का था उसको तोड़ने की तैयारी में बोर्ड जुट गया है और सचिव से लेकर जो भी अधिकारी हैं, फिलहाल IT सेल के तमाम लोग अभी अंदर मौजूद हैं। तो 16,48,000 जो परीक्षार्थी हैं उनका इंतजार खत्म होने वाला है और निश्चित रूप से 2016 के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हर बार कुछ न कुछ नया प्रयोग करता है और इस बार भी जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ने की तैयारी में जुट गया है। जो टॉपर्स वेरिफिकेशन काम है वो भी कल से शुरू हो जाएगा, खबर आ रही है। जो टॉपर्स हैं वो फिजिकली बिहार बोर्ड आएंगे और एक्सपर्ट जो है उनका साक्षात्कार लेंगे। उसके बाद 17 मार्च तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कुछ अहम बैनुल-अक़वामी खबरें भी। मिक्सर टेक्नोलॉजीज की जानिब से जारी करदा नई सैटेलाइट तस्वीर में मारियोपोल में रिहायशी इमारतों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान का इंकशाफ हुआ है। रूसी फौजियों ने हफ्ते के रोज यूक्रेन भर में अपनी जारहियत को जारी रखा। गुंजानाबाद इलाकों को तोपखाने और फिजाई हमलों से निशाना बनाया गया। मारियोपोल का बंदरगाही शहर एक बार फिर शदीद गोलाबारी का मरकज बन गया। एक मस्जिद के इर्द गिर्द का इलाका जिसमें 80 से ज्यादा अफराद को पनाह दी गई थी, इस इलाके को निशाना बनाया गया। मस्जिद के इर्द गिर्द होने वाली गोलीबारी से फौरी तौर पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और रूस ने कीव के मज़ाफ़ात में यूक्रेन के कस्बे वेस्लुकियो में गोले बारूद के एक डिपो को निशाना बनाया। इसके नतीजे में सैकड़ों छोटे धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। शहर की खुराक की सप्लाई को निशाना बनाने की बज़ाहिर कोशिश में कीव के बिल्कुल बाहर एक मुंजमद फूड गोदाम पर भी हमला किया गया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।